जी मिला? यस सर। हाँ, ये OMR शीट का ये फॉर्मेट है, नेट से निकाला था मैंने। 100 क्वेश्चन जो रहेंगे ये OMR शीट से ही सॉल्व किया जाएगा। तो इसको आप प्रिंट आउट निकाल के इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा जो लोग एग्जाम देंगे। तो मैं बताऊंगा अभी टाइम कैलकुलेशन में जब मैं आऊंगा उस पार्ट में। अभी फिलहाल मैंने इसे भेजा है, ये वाला देख लीजिए आप लोग। आज जिन लोगों को नहीं मिला वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं इधर भी शेयर कर देता हूँ एक बार। एक और PDF मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रुप्स में। ये 4 पेज का है, मिला? यस सर, गॉट इट। तो स्टार्ट करें क्वेश्चंस को सॉल्व करना। कैसे करना है, ट्रिक्स। 100 क्वेश्चन से टाइम बहुत कम रहता है। तो रचित, ये जो PDF जो नया वाला मैंने भेजा उसका क्वेश्चन नंबर 1 को स्क्रीन शेयर पे ला सकते हो? हाँ यस सर, एक सेकंड। अंशिका, एक बार आप स्क्रीन शेयर करना है इसको, जो मैंने भी आपको PDF भेजा है, इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। जी सर, बस 1 मिनट। ये OMR शीट है, आप लोगों को एग्जाम हॉल में यही मिलेगा सारे क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए, यही जमा होंगे। तो इसमें टाइम लगता है, तो इस पे हम लोग लास्ट में बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट में कि कैसे इसको हम लोग को कवर करना है। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 चाहिए। सेकेंड वाला PDF जो मैंने दिया, 4 पेजेस। हाँ यस सर। तो हो गया सर। हाँ। ये जो मैंने 4 पेजेस का जो बनाया है ये PDF, इसमें मैंने सेलेक्ट किया है क्वेश्चंस को पैटर्न समझाने के लिए कि बार काउंसिल का जो एग्जाम होता है। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है बहुत, सबको म्यूट कर दो। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए।
माइक म्यूटेड है आपका। हाँ सर आपका, आ रही है आवाज? हाँ सर आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है ना आवाज? हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत होती है जूम मीटिंग में। खैर, तो इसमें जो सेलेक्ट किए हम लोगों ने क्वेश्चंस को, ये पैटर्न समझाने के लिए किया है। इसमें टोटल 4 पेजेस है। इसमें किस पैटर्न के सवाल आते हैं और रिपीटिंग आते हैं, तो उनको सॉल्व कैसे करना है, हर पैटर्न का अलग अलग तरीका है। इससे टाइम भी बचेगा और एकदम सटीक आंसर भी होगा। ये जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा है कि ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिफाइंस एनवायरमेंट। अब इसमें देखिए ट्रिक्स क्या है। इसमें आपको एक्ट का नाम दे दिया गया है क्वेश्चन में। क्या नाम है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद पूछता क्या है कि डिफाइंस एनवायरमेंट, जो डिफिनेशन एनवायरमेंट का है वो किस सेक्शन में है। यहाँ 4 ऑप्शंस है, तो इसके तरीके हम बता रहा हूं। ये मेरा स्क्रीन में आ रहा है क्या? देखो तो ये बुक। यस सर, यस सर। स्क्रीन आप लोग देख सक रहे हैं? मैं नहीं देख सक रहा यार। जी सर आ रहा है। ये बुक दिख रहा है? जी सर। तो ये सेंट्रल सिविल एक्ट्स का ये 101 इंपॉर्टेंट एक्ट्स है इसमें, बेयर एक्ट्स पूरे। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसको देखिए, विद इन 10 सेकंड ये कैसे सॉल्व होगा। इस बुक में मैंने पहले से ये प्रिपेयर कर रखा ये वाला नोट सब। इस पे मुझे देखना है एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट को देखना है। इसको मुझे खोलना इस तरह से और सीधा सेक्शन 2 में जाना। सेक्शन 2A, आंसर मिल गया। विद इन 10 सेकेंड्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गॉट इट? हेलो? यस सर। आ रही है आवाज? हाँ जी सर, आ रही है। यस सर। तो ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने, पहला वाला देखा? यस सर। हाँ, तो ये ट्रिक्स मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चंस में क्या रहेगा कि आपको पहले बता दिया गया कि किस एक्ट से क्वेश्चन है। दूसरा बता रहा है कि क्या पूछ रहा है वो, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हम लोग जनरली, तो अगर आपका प्रिपरेशन इस लेवल का नहीं रहेगा, आपने पहले से किताब को नहीं लिया हुआ है, आपने मार्किंग नहीं किया हुआ है, अब आप देखिए कि टाइम कितना लगेगा। अब सपोज दैट कि मैंने मार्क नहीं किया हुआ है, सपोज दैट, और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, तो पहले मैं जो है हमको ढूंढना होगा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो पहले मुझे जाना होगा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में, ये लिस्ट में जाना होगा, इस तरह से लिस्ट में जाना होगा। ये लिस्ट दिख रही है? यस सर। अब ये लिस्ट में मुझे पूरा पढ़ना होगा कि कहाँ है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अब आप समझिए कितना टाइम लग जाएगा। तो इसलिए पहले से बी प्रिपेयर्ड रहना है। हम लोगों को ऑल इंडिया बार एग्जाम का सिलेबस पहले से देख लेना है, उस सिलेबस के हिसाब से अपने बेयर एक्ट्स को ले लेना है, मार्किंग कर लेना है। तो हम लोग को प्रिपरेशन जो हम लोग का 50% वहीं पे हो जाता है। तो एग्जाम हॉल में क्या होगा कि आप विद इन 10 सेकंड एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकिएगा। जैसे ये एनवायरमेंट वाला, अगर जो बच्चा प्रिपेयर नहीं होगा इस तरह से मार्किंग करके, तो उसको तो खोजने ही में टाइम लग जाएगा। ये ओनली 3 आवर्स 180 मिनट्स का है। अब आपके पास 100 क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने का कितना टाइम मिलेगा? अगर आप एक ही क्वेश्चन पे 10 मिनट खो दीजिएगा तो दूसरे क्वेश्चन पे असर पड़ जाएगा, आपका टाइम एकदम बचेगा ही नहीं। तो इस तरह से बी प्रिपेयर्ड पहले रहना है। तो इसलिए पहले बोला जाता है कि बेयर एक्ट जितने सिलेबस में है ना, आपके पास जो सिलेबस है बार एग्जाम का, आप उनके पूरे बेयर एक्ट्स एट अ टाइम ले लीजिए, और उसके बाद एक सेंट्रल सिविल एक्ट कम से कम ले लीजिए। इसमें क्या होता है कि 101 एक्ट से लगभग कवर हो जाते हैं इसमें जितने भी हैं। अच्छा, इसमें जब आप सेंट्रल सिविल एक्ट आप जब लीजिएगा तो इसमें खोजना बहुत मुश्किल है। तो खोजने से पहले आप क्या कीजिएगा कि आप इस तरह से येलो मार्किंग कर लीजिएगा जो आपका AIB सिलेबस में है। रचित? यस सर। तो मेरा स्क्रीन वाला लाना, तो मेरा नहीं आ रहा है स्क्रीन, को पता ही नहीं चल रहा है कि बुक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सर ये स्क्रीन शेयर बंद कर दूं क्या अभी के लिए? हाँ, थोड़ी देर के लिए कर दो। ओके। हाँ, सर तो अब आया? जब आप, हाँ,
ये जब सेंट्रल सिविल एक्ट आप लीजिएगा, जब आप प्रिपेयर कीजिएगा अपने आप को, तो आप ये येलो मार्क कर लीजिएगा आप इस तरह से। जैसे ये पहला वाला है एडवोकेट्स एक्ट 1961, तो आपको पता रहेगा कौन से पेज में है। फिर दूसरा है आर्बिट्रेशन, आपने मार्क कर लिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एक्ट्स है जो सिलेबस में नहीं है, तो हम लोगों को वो चीज को मार्क करना जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, उस तरह से ये येलो मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि इस शॉर्टकट करने के लिए, टाइम बचाने के लिए इस तरह से बुकमार्क कर लीजिएगा। देखिए, तो इससे आपका जो टाइम है ना वो बहुत ज्यादा बचेगा, राइट ना। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। शेयर द स्क्रीन। अगर सब लोग ग्रुप से डाउनलोड कर लेंगे तो बार बार स्क्रीन शेयर नहीं करना पड़ेगा, तो हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये which are the provision under the Indian Evidence Act 1872 that deals with the relevancy of opinion of expert। इसमें भी वही किया, इसमें क्या किया, इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम दे दिया, एक्ट के बारे में बता दिया, और इसमें क्या बोल रहा है कि आपको टॉपिक भी बता दिया कि कहां से क्वेश्चन है, जैसे रिलेवेंसी ऑफ ओपिनियन एक्सपर्ट। तो ये है मेरा इंडियन एविडेंस एक्ट, राइट। अब इसमें हमको टॉपिक भी दिया हुआ है, एक्ट तो पता चल गया कौन सा है, इंडियन एविडेंस एक्ट। अब हमको टॉपिक खोजना है, तो ये एक जो सेकंड पैटर्न में बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। आप एक्ट खोलिएगा, एक्ट के कंटेंट्स जो होते हैं, कंटेंट्स अभी मैं बताऊंगा कंटेंट्स को कैसे पढ़ना है, इस कंटेंट्स में ही मिल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे तो यहीं पे मिल गया। देखिए, ये इस तरह से दिया हुआ रहता है याद करने के लिए शॉर्टकट्स। तो यहां पे देखिएगा, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, ओपिनियंस, सेक्शन 45 एंड सेक्शन 46। तो इसका भी आंसर हम लोगों को मिल गया। तो ये तो शॉर्ट वाला पेज से मिला ना। अब इसको अगर मान लीजिए ये वाला डायग्राम नहीं है किसी बुक में, तो कैसे ढूंढेंगे? आप कंटेंट्स में जाइएगा, ज्यादातर आंसर कंटेंट से ही मिल जाएंगे आपको, इसलिए टाइम आपका बहुत बचेगा। अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड है तो आप, हमको लगता है कि एक एक क्वेश्चन करने में 10 सेकंड 15 सेकंड में बन जाएंगे। तो आप इस पे जाइएगा, देखिए यहाँ पे ओपिनियन वर्ड लिखा हुआ है, और ठीक यहाँ पे लिखा हुआ ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट 45 46, आपको मिल जाएगा आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन आप समझ गए कैसे हुआ। तो जब आप कोई भी बेयर एक्ट पढ़ते हैं, तो हर बेयर एक्ट के जो कंटेंट्स होते हैं ना, उसको आपको मार्क करना। मैं दिखा रहा हूं जैसे एग्जांपल के लिए, ये सिविल प्रोसीजर कोड है, मैंने किस तरह से मार्किंग किया वो मैं दिखा रहा हूं। देखिए, जितने हेडिंग्स है ना, उसको आपको येलो कर देना इस तरह से, जो जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, इस तरह से, ताकि आप जब बुक खोलिएगा ना तो आपको मिल जाए ये सब चीज। दिख रहा है ना? और मैं दिखा रहा हूं इस तरह से, क्या कि आपको खोजने में दिक्कत ना हो। आप जब कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो उसका ज्यादातर आंसर हेडिंग कंटेंट से ही मिल जाएगा उसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें बोलता है क्वेश्चन नंबर 3, law declared by Supreme Court shall be binding on all courts mentioned under। Supreme Court shall be binding on all courts mentioned under। अब ये पता नहीं चलेगा इसमें कि ये कौन से एक्ट में मिलेगा, हमको पता चलेगा अगर ये सिर्फ क्वेश्चन पढ़े तो नहीं पता चलेगा। तो आप देखिए, जब ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, ऑप्शन में लिखा हुआ आर्टिकल। आर्टिकल कहां पे मिलेगा, कौन से लॉ बुक में मिलेगा आर्टिकल रचित? कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन, एक लिमिटेशन एक्ट भी है। तो अब यहां से देखा आपने ट्रिक्स कैसे पकड़ा। क्वेश्चन से हमको पता नहीं चल रहा है कहां पे है, लेकिन हमको आंसर से पता चल रहा है कि कहां हमको ले जा रहा है वो।
तो आर्टिकल से पता चले कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में आ गए सीधा। अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल नंबर दिया हुआ है, तो हम कंटेंट से ही निकाल लेंगे सब कुछ। तो देखो 136, 144, 141, 143 है, तो सीधा 136 देखेंगे कंटेंट से ही, ज्यादा दूर जाना नहीं है, सिर्फ कंटेंट ही देखना है। 136 स्पेशल लीव अपील नहीं चलेगा। दूसरा 141 लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, मिल गया आंसर। तो सबसे पहला काम ये रहेगा कि बुक्स जब आप पढ़िएगा ना, तो कंटेंट्स को अच्छे से पढ़िएगा, और कंटेंट्स के जितने हेडिंग्स जो है ना, उनको जरूर येलो मार्क कीजिएगा। अभी मैं और आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस में आंसर करना है। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 से ये पता चला कि अगर आपको क्वेश्चन से नहीं पता चल रहा है कोई चीज, तो आप आंसर को पकड़ के भी वहां तक पहुंच सकते हैं। मतलब जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, उस ऑप्शन से पता चल गया कि आर्टिकल लिखा हुआ, सेक्शन नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है। खाली एक कंफ्यूजन ये हो सकेगा कि लिमिटेशन एक्ट में भी आर्टिकल यूज होता है। तो खैर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वर्ड था, तो हम लोग समझ गए कि बाइंडिंग वर्ड है, सुप्रीम कोर्ट है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन से ही होगा। तो हम लोग सही जगह पहुंच गए, तो कंटेंट से हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि विच प्रोविजन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विद द कंसिलिएशन। अब ये फैमिली लॉ का क्वेश्चन है, राइट, हिंदू मैरिज एक्ट का है। अक्सर क्या होता है एग्जाम में, मैं बता रहा हूं कि लोग बेयर एक्ट लेके नहीं जाते हैं एग्जाम में। अब ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है, अब उसके पास अगर बुक नहीं होगा तो ये खोजेगा कैसे उस बुक को, मतलब आंसर को नहीं खोज पाएगा। तो इसलिए बेयर एक्ट बहुत जरूरी है। ज्यादातर ये वाला सेंट्रल सिविल एक्ट में मिल जाता है, ये वाला मिल जाएगा इसमें। फिलहाल मैं हिंदू मैरिज एक्ट का मेरे पास अलग से एक बेयर एक्ट है, ये वाला। अब ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें दिया है सेक्शन 22, 23, 23(2) और 23(3). अब ये कंटेंट से नहीं मिलेगा, यही इसमें ट्रिक है। इसके लिए क्या होगा कि अगर आप प्रिपेयर नहीं है तो आपको आंसर ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर आपका रीडिंग हैबिट कमजोर है तो इसका आंसर आपको ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन इसके क्या करना होगा कि डायरेक्ट सेक्शंस में हमको पहुंच जाना होगा। अगर हमको कंटेंट्स में नहीं मिल रहा है कोई आंसर, यहां से हमको आंसर नहीं मिल रहा है कंटेंट से, तो सीधा हम क्या करेंगे कि आंसर में, मतलब ऑप्शन में जो सेक्शंस दिया हुआ है, सीधा वहीं चले जाएंगे। जैसे पहला क्या है, सेक्शन 22, वहीं पहुंच जाएंगे सीधा सेक्शन 22 में। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 22 लिखा हुआ है, प्रोसीडिंग टू बी इन कैमरा एंड मे नॉट बी प्रिंटेड। तो कंसिलिएशन का कोई बात नहीं बोला इसमें, तो 22 खत्म। 23 में आ जाइए, 23(1). इसको पूरा पढ़ना होगा। जिसका रीडिंग हैबिट होगा वो एग्जाम में तुरंत पढ़ लेगा, या पहले से अगर पढ़ के गया होगा तो उसको पता रहेगा कितना स्पीड में क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे एक वर्ड का खेल है, जैसे लॉ इज अ गेम ऑफ वर्ड्स, वी ऑल नो दैट एज अ लॉयर। ये पूरी जो लॉ का फील्ड है, ये वर्ड्स पे सारा खेल है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में अगर ट्रिक देखो तो पूछता है, विच प्रोविजन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विद कंसिलिएशन। वर्ड कंसिलिएशन है। अब आप बताइए कि आपको सेक्शंस में कौन सा वर्ड ढूंढना है यहाँ, कंसिलिएशन वर्ड। तो अगर आप रीडिंग हैबिट आपका अच्छा होगा, अगर आप पहले से पढ़े होंगे, आप पढ़ने का आपका हैबिट अच्छा है, तो आप जल्दी से ढूंढ सकिएगा यहाँ पे। तो देखिएगा 23(1) पे भी नहीं मिला, मिला कहाँ जाके 23(2) में। लेकिन यहाँ पे रिकंसिलिएशन है, ऑलमोस्ट सेम वर्ड है, तो रिकंसिलिएशन वर्ड है। तो जब यहाँ पे आपको ये वर्ड मिल गया तो आपका यहाँ पे आंसर मैच करेगा सी से, ऑप्शन सी से। गॉट इट? समझे आप लोग? तो ये तरह का हैबिट आपको बनाना होगा कि आपका जो कंटेंट्स में नहीं मिलेगा, सीधा सिंपल कंटेंट्स में शुरू में, तो आपको उसके डायरेक्ट सेक्शंस में जाना होगा, और सेक्शन से वही वर्ड ढूंढना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कंसिलिएशन वर्ड था, तो कंसिलिएशन सीधा यहाँ पे ढूंढिए हर सेक्शन में जाके। अगर मिल गया, क्वेश्चन से मैच कर गया आपका यहाँ पे मीनिंग, तो आप वो आंसर टिक कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंटेंट्स वाला पार्ट। अब जो सेकंड पैटर्न का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 से मैं बता रहा हूँ, जो सेकंड पैटर्न का ये वाला हो गया, सेक्शंस डायरेक्ट दिया हुआ है, हम कंटेंट से देखे निकाल लिए। अब जो थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल का है वो है अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन आता है इसमें।
अब वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अमेंडमेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिखा रहा हूँ, ये सेकंड टाइप का पैटर्न है इसमें ऑल इंडिया बार एग्जाम में। इसमें पूछता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 द फॉलोइंग वर्ड्स हैज बीन इंसर्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(c। इसमें आपको दो चीजें पता चल गई, पहला कि कहां पे एक्ट, कौन सा एक्ट यूज करना है, यानी कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन यूज करना है, और दूसरा कौन सा आर्टिकल में जाना है 19(1)(c, ये बता दिया। ठीक, दो ऑप्शन हमको मिल गया, मतलब लोकेशन हमको मिल गया कहां पे हमको ढूंढना है, तो हम लोग सीधा वहीं जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन एंड 19(1)(c, सीधा वहीं पहुंच जाइए आप पहुंच गए 19(1)(c। इतना छोटा सा है, स्क्रीन में दिख पा रहा है रचित? सर थोड़ा छोटा ज्यादा है, दिख नहीं रहा है, कम दिख रहा है। हाँ बहुत छोटा है, तो इसलिए तो बोले थे कि बेयर एक्ट लेकर आना चाहिए। खैर देखो हाँ, समझो, बोला तो था सर। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहले ही बोल दिया कॉन्स्टिट्यूशन है, ले लिया कॉन्स्टिट्यूशन, बोला 19(1)(c, वहां पहुंच गया 19(1)(c। पूछता क्या है, अमेंडमेंट के बारे में। इतना छोटा सा लिखा हुआ, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हल्का सा 1 लिखा हुआ होगा सुपर स्क्रिप्ट में, लेफ्ट साइड से ऊपर में। हाँ कहाँ गया ये वाला 19(1)(c। हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा छोटा सा, वहां पे लिखा कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो हमारा ऑप्शन में है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी। 5 के क्वेश्चन 5 में रजिस्टर्ड सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो बुक में हम जब आए तो हमको कौन सा वर्ड मिला, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये इंसर्ट वर्ड यूज हुआ है ना। आने वाले क्वेश्चंस में क्या क्या पूछता है मैं बता दूं। ओमिटेड लिख लो, अगर पेन, एक वर्ड हो गया इंसर्टेड, एक वर्ड हो गया ओमिटेड। कुछ वर्ड ओमिट होते हैं अमेंडमेंट के दौरान, कुछ होते हैं सब्स्टिट्यूटेड। तो सब्स्टिट्यूट, इंसर्ट और ओमिटेड, ये 3 तरह के क्वेश्चंस आपसे अमेंडमेंट में पूछ सकते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस बुक्स ले लेना है, उसी लोकेशन पे पहुंचना है और नीचे जाके देखना है। जब भी कोई मार्किंग, जब भी कोई अमेंडमेंट या कुछ भी होता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ लगा रहता है और वो नीचे में दिया रहता है। जैसे इसमें दिया मैंने नीचे में, जैसे यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ये 1 नंबर था तो इसलिए 1 पे इसका डिटेल्स दिया हुआ। अभी जैसे दूसरे पेज में मैं दिखा रहा हूँ, जैसे इसमें देखो, इसमें 7 दिया हुआ है ना, तो जो यहाँ पे 1 होगा उसका 1 का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ होगा, जो 2 का होगा यहाँ पे 2 का दिया हुआ होगा नीचे में। तो ये अमेंडमेंट, ओमिटेड, इंसर्टेड, इस तरह का अमेंडमेंट का क्वेश्चन आता है जो नीचे में दिया हुआ रहता है डिटेल्स। ईयर पूछ सकता है, कौन सा वर्ड किसी के बदले में सब्स्टिट्यूट हुआ वो पूछ सकता है, या अमेंडमेंट के जरिए किसी वर्ड को हटाया गया। एक क्वेश्चन था जिसमें एंड वर्ड को हटाया गया, तो कब हटाया गया, किस अमेंडमेंट एक्ट से हटाया गया, कौन सा ईयर में हटाया गया, तो वो नीचे में डिटेल्स मिलेगा। ये हो गया क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसमें भी एक बहुत सिंपल ट्रिक है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, एक्ट बता दिया, लेकिन इसमें बोलता है वाज ब्रॉट इनटू ऑपरेशन इन द ईयर। आपको ये बताना है कि ये ऑपरेट कब से हुआ। तो सिनोनिम्स क्या क्या यूज होता है ऑपरेट वर्ड में। आप ऑपरेट वर्ड यूज कर सकते हैं, फोर्स वर्ड यूज कर सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन वर्ड यूज कर सकते हैं, कमेंसमेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये पता है कि लॉ बना कब, लेकिन जिस दिन लॉ बनता है उसी दिन से चालू नहीं हो जाता लॉ, बाद में इन्फोर्स होता है, तो ये ऑपरेशन वर्ड डाल के दिमाग को घुमा दिया। तो अब आप क्या करना है कि आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को खोलना होगा। फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं दूसरी चीज से बता रहा हूँ, मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी, इससे बताता हूँ कि कैसे ये वाला पार्ट समझ में आएगा। तो ये वाला मान लीजिए एक्ट है, अब इसका मुझे ऑपरेशन डेट निकालना है कि कब से ये लागू हुआ, कब से इन्फोर्स हुआ, कब से हुआ। तो जब आप आइएगा इसके अंदर, तो एक क्लॉज है यहाँ पे शुरू का ही, सेक्शन 1 में ही रहता है। क्या क्या रहता है, शॉर्ट टाइटल, लोकल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट वर्ड आता है। यहाँ पे दिख रहा है कमेंसमेंट वर्ड में ही लिखा रहेगा फोर्स,
कब से आएगा, या विथ इफेक्ट फ्रॉम, या इम्प्लीमेंटेशन, कमेंसमेंट, कोई भी तरह का, तो यहीं पे डेट लिखा हुआ रहेगा। तो खोलिएगा बेयर एक्ट में, तो उसमें लिखा होगा यहाँ पर कब से ये चालू होगा, कब से ये इफेक्ट होगा, कब से ये फोर्स में आएगा। तो ये इनैक्टमेंट डेट अलग होता है, यहाँ ऊपर में देखो, ये इनैक्ट बनना कब वो अलग डेट है, लेकिन ये फोर्स कब से होगा ये अलग डेट है। तो अगर ये आप पहले से आपको पता है कि कैसे ढूंढना है, तो ये सब क्वेश्चंस करने में हमको लगता है 10 से 15 सेकंड्स लगेंगे। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो एग्जाम के हॉल में आपके पास, अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है तो आप नहीं कर पाइएगा। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा में भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि किसी को याद नहीं रहेगा, इतना लॉस है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो अभी तक हम लोगों ने कितना पैटर्न सीखा? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2 4 5 लगभग। एक और अमेंडमेंट का है क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें सेक्शन भी बता दिया गया और लॉ एक्ट ये बता दिया गया, सीपीसी कौन सा बुक में मिलेगा ये भी बता दिया, दोनों बता दिया। तो सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी वाज इनकॉर्पोरेटेड, अब ये वर्ड क्या, इनकॉर्पोरेटेड through the CPC Amendment Act of Dash, which is the prominent provision that discuss about the jurisdiction of civil court in applying alternate dispute resolution mechanism. अब मुझे CPC भी बता दिया कि कौन सा बुक में मिलेगा, मुझे सेक्शन भी बता दिया, तो जाहिर सा बात है वहीं पहुंचेंगे हम लोग सीधा। तो CPC का बुक और सेक्शन 89, सेक्शन 89 हम देख लेंगे, इसमें बस पेज नंबर देख के पहुंच जाना है वहां पे। सेक्शन 89 कहाँ गया? सेक्शन 89, हाँ ये रहा सेक्शन 89, ठीक है। अब इसमें पूछता क्या है, इनकॉर्पोरेट थ्रू द सीपीसी एक्ट ऑफ डैश, कौन सा एक्ट से ये इनकॉर्पोरेट हुआ था? सेक्शन 89। तो जब सेक्शन 89 आप देखिएगा ना, देखिए यहाँ पे फिर वही छोटा सा लिखा हुआ 3, तो नीचे हम आएंगे और देखेंगे 3, तो देखिए 1999 में हुआ था। देखा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट करके दिया हुआ रहेगा छोटा सा 3, तो ये 3 है, तो यानी कि नीचे वाला में 3 नंबर, तो यहाँ पे लिखा हुआ 1999, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है सी 1999, है ना। तो इस तरह से भी पूछता है, इनकॉर्पोरेट वर्ड, ओमिटेड वर्ड जो बताए थे हम, ओमिटेड, सब्स्टिट्यूटेड, ये तरह का। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसमें थोड़ा सा अब और एक एडवांस वर्जन जाएगा। अभी पहले सिंपल सेक्शन वाला क्वेश्चन था, फिर बताया कि उसको उसके अंदर जाके क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। अब ये थोड़ा एडवांस वाला है, इसमें कोड करना है, मतलब एक्ट का नाम ही नहीं बताएगा, आपको खुद गेस करना कौन सा होगा। अगर आप पढ़े हैं तो आप पता कर लीजिएगा कि कौन से बुक से आंसर मिलेगा, नहीं पढ़े हैं तो आप नहीं पता कर पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, which provision under the code provides the indication as to the rule against double jeopardy? अब ये डबल jeopardy जो नहीं पढ़ा है उसको कभी नहीं मिलेगा आंसर, राइट। यहाँ पे तो नहीं बता रहा कौन सा एक्ट में मिलेगा। रचित, कैन यू गेस डबल jeopardy? सीपीसी क्रिमिनल लॉ का है ये डबल jeopardy। एक आदमी को देखा, तो ये ट्रिक्स खेलेगा वो चीज। अभी क्या किया, प्रिंसिपल दे दिया, नाम नहीं बताया कौन से बुक में है, नाम नहीं दिया। पहले वाले में बता रहा था सीपीसी में है, सीआरपीसी में है, अभी वाले में क्या है नहीं बताया कुछ, अभी खाली बोला कोड वर्ड यूज लिखा है और डबल जेपॉर्डी यानी प्रिंसिपल दे दिया। अब बोला कि बताइए डबल जेपॉर्डी कहाँ है, कौन सा सेक्शन में है। अब अगर किसी को पता ही नहीं है डबल जेपॉर्डी क्या होता है, तो वो जिंदगी भर ढूंढता रहेगा, पूरा बुक ढूंढ लेगा, पूरा 3 घंटा बर्बाद भी हो जाएगा एग्जाम का, वो नहीं निकाल पाएगा आंसर। इसलिए बार एग्जाम इतना ओपन बुक एग्जाम इसलिए ही है कि वो ऐसा क्वेश्चन देगा कि अगर आपको पता है तो आप ढूंढ लीजिएगा, नहीं तो फिर आप पूरा 3 घंटा ही बैठ जाइएगा तो नहीं ढूंढ पाइएगा, राइट। तो डबल जेपॉर्डी अब ये, अब इसको पता, अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा डबल जेपॉर्डी का मतलब कि अगर कोई इंसान को एक बार सजा मिल गई तो दोबारा उसको ट्रायल नहीं होगा, दोबारा उसको उसमें सजा नहीं मिल सकती है। तो अगर मुझे पता है कि ये क्रिमिनल लॉ का है तो जाहिर सी बात है क्रिमिनल लॉ का प्रोसेस कहाँ मिलेगा मुझे, सीआरपीसी में, राइट।
सीआरपीसी सेक्शन दिया हुआ, बस वहां पहुंच जाना है, सेक्शन 300 पहुंचेंगे वहां पे, पहले 300 में सीधा। एग्जाम में ज्यादा टाइम यही में वेस्ट होता है, पेज ढूंढने में। हाँ देखिए, एकदम 300 हम लोग पहुंचे सीआरपीसी का। यहाँ पे लिखा पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस। तो सेम वही हो गया, डबल जेओपार्डी का डेफिनेशन हो गया। तो मुझे पहले ही बार में आंसर मिल गया। पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस, तो ये डबल जेओपार्डी हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें पता तो होना चाहिए कि डबल जेओपार्डी है क्या। अब इसी के एक समझाने के लिए मैंने ठीक नीचे में एक क्वेश्चन और दिया है, वो भी 80 मार्क किया हुआ है। विच प्रोविजन अंडर द कोड प्रोवाइड्स द इंडिकेशन एज टू द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा। अब तो रशीद बता देगा रेस जुडिकाटा। तो ये कौन सा एक्ट में मिलेगा रेस जुडिकाटा? सीपीसी सर, सीपीसी एग्जैक्टली। तो सीपीसी का आपको पता चल गया। तो सीपीसी का आना है, सेक्शन को चेक करना है। 10 में कौन है? 10 में स्टे ऑफ द सूट है। सेक्शन 5 में कौन है? एप्लीकेशन ऑफ द कोड है। सेक्शन 13 में क्या है? व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉन कंक्लूसिव। सेक्शन 11 में क्या है? रेस जुडिकाटा। मिल गया आंसर। कितना विद इन 10 सेकेंड्स आंसर मिल जाएगा इफ यू नो द ट्रिक्स। और अगर ट्रिक्स पता नहीं है, नहीं मालूम है, थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर नहीं है, तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह से ये वाला भी हम लोग का क्लियर हो गया। ये पैटर्न ये बता रहा है कि आपको कोड के बारे में, मतलब एक्ट के बारे में नहीं बताएगा, आपको उसके एक अंदर का एक टॉपिक का कोई प्रिंसिपल बता देगा। अब बोलेगा बताइए कौन सा आंसर कहाँ पे, ये किससे एक्सप्लेन हो रहा है, कौन सा सेक्शन से एक्सप्लेन हो रहा है। जैसे इसमें बताया डबल जेओपार्डी लिख दिया, अब आपको सेक्शन नंबर दे दिया, बताइए कहाँ पे यूज होगा। तो अगर डबल जेओपार्डी का आपको डेफिनेशन पता ही नहीं है, प्रिंसिपल पता ही नहीं है, तो आप इसको नहीं सॉल्व कर पाइएगा। रेस जुडिकाटा तो वर्ड डायरेक्ट सीपीसी में लिखा हुआ है। अगर आपको ये नहीं पता कि रेस जुडिकाटा सिविल में लगता है, सिविल केसेस में, तो आप इसको नहीं ढूंढ पाइएगा। आप क्रिमिनल सीआरपीसी खोल के उसमें ढूंढते रहिएगा, नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, प्ली बार्गेनिंग। Plea bargaining is applicable only in respect of those offense for which punishment of imprisonment is up to a period of। अब इसमें भी नहीं बता रहा है कि कौन सा एक्ट है, तो इसको कैसे हम लोग करेंगे? तो अगर प्ली बार्गेनिंग का कुछ कंसेप्ट पहले से पता होगा तो हो जाएगा, या आप पहले से अगर पढ़े हुए होंगे कुछ, तो आपको कहीं ना कहीं इशारा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा ऑफेंस, आप देखिएगा यहाँ पे, प्ली बार्गेनिंग इज एप्लीकेबल ओनली रिस्पेक्ट ऑफ दोज ऑफेंस। ऑफेंस वर्ड लिखा हुआ है ना, और एक वर्ड लिखा हुआ पनिशमेंट, फिर इम्प्रिजनमेंट, और पीरियड वर्ड भी लिखा हुआ है। तो अब इतना सारा वर्ड्स लिखा हुआ, अब इससे आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन से लॉ बुक में होगा, जहाँ पे ऑफेंस की बात होता है, पनिशमेंट की बात होती है, इम्प्रिजनमेंट की बात होती है, पीरियड की बात होती है। जाहिर सा बात है कि पनिशमेंट का अगर कोई पीरियड बताएगा तो वो सीआरपीसी ही बताएगा, ऑफेंस के बारे में बताएगा, ये सीआरपीसी में ही पता चलेगा। तो जब हमको ये पता चलेगा कि ये सीआरपीसी का कंसेप्ट है प्ली बार्गेनिंग, तो अब हमारा ये चैलेंज रहेगा कि इस सीआरपीसी में प्ली बार्गेनिंग ढूंढना है, राइट। तो सबसे पहला हम लोग का टारगेट रह जाता है कि हम लोग कंटेंट्स में ही ढूंढे। अगर कंटेंट से मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो सेक्शन वाइज फिर चला जाएगा। तो कंटेंट्स में आता है। अच्छा, ये इस तरह से देखिए, ये मार्किंग मैंने करके रखा था जब मैं पढ़ रहा था, तो इस तरह से, ताकि मुझे एग्जाम के टाइम में ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो जब आप ये पूरा कंटेंट पढ़िएगा तो बहुत बड़ा कंटेंट है इसका सीआरपीसी का। तो इसमें एक आएगा, करते करते आएगा प्ली बार्गेनिंग। कहाँ गया? प्ली बार्गेनिंग मिला यहाँ पे, चैप्टर 21A, प्ली बार्गेनिंग। इसका पेज नंबर है 130 पे। यहाँ पे हम लोग को ईयर्स पूछ रहा है ना, कितना दिन तक है, तो यहाँ पे हम लोग को जाना होगा 130 में।
130 में हम लोग पहुंच गए। ये है प्ली बार्गेनिंग का पूरा डिटेल, इसको हम लोग को पढ़ना होगा और वहां पे देखना होगा कि 2 इयर्स लिखा है, 5 इयर्स लिखा है, 7 इयर्स लिखा है या 10 इयर्स लिखा है। तो हाँ, यहाँ पे मैं, और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, नंबरिंग में नहीं लिखा हुआ है। हम लोग ऑप्शन में नंबर दिया हुआ है, इसमें फंसना नहीं है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग ऑप्शन में नंबर देखें तो यहाँ नंबर ढूंढेंगे, नंबर नहीं होता। जब आप कभी कभी यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 7 लिखा, SEVEN 7 नंबर पे लिखा हुआ है, तो ये इतना छोटा सा लिखा हुआ रहेगा एक पैराग्राफ के, एकदम सबसे नीचे में 7 इयर्स, तो आपको आंसर मिल गया, राइट। तो ये पता होना चाहिए कि जो टॉपिक यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन में, वो किस लॉ बुक में मिलेगा, किस एक्ट में मिलेगा, और उसके अंदर कंटेंट से पहले खोजेंगे। कंटेंट से मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो उसके और अंदर सेक्शंस में जाके देखेंगे कि वो वर्ड वहां पे है कि नहीं मौजूद। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, where there is a mutual debts, where there is a mutual debts between the plaintiff and the defendant, one debt may be settled against another. This can be statutory defense to a plaintiff's action and it is called as, अब इसमें भी नहीं बताया कौन सा बुक में मिलेगा, कौन सा एक्ट में मिलेगा। नाउ वी हैव टू गेस। अब अगर कोई पढ़ा हुआ होगा, उसको पता होगा तो जरूर से बात है। करुण टू एवरीवन, CPC, हाँ ये तो प्लेंटिव डिफेंडेंट है तो जाहिर सी बात है CPC ही होगा। हाँ, तो जब प्लेंटिव डिफेंडेंट का बात आ गया तो हम लोग समझ गए कि CPC पे है। ये मैं पैटर्न बता रहा हूँ, ये है तो क्वेश्चन बहुत इजी, आंसर तो सब दे रहे हैं, लेकिन इस पैटर्न का क्वेश्चन अगर आएगा दूसरे टॉपिक पे, दूसरे सेक्शंस पे, दूसरे ऑर्डर और रूल्स पे आएगा, तो वो पैटर्न समझिए कि बार काउंसिल एक्चुअली पूछना क्या चाहता है, वो क्या टेस्ट करना चाहता है हमारे अंदर, जो हमें वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देगा। तो वो ट्रिक इस क्वेश्चंस में समझ में आएगा। ये जो 4 क्वेश्चन अभी हम लोग किए हैं, ये इन चारों क्वेश्चन में ये नहीं बता रहा है कि कौन से बुक में मिलेगा, सिर्फ वो प्रिंसिपल दे दिया और आपको ढूंढना है कि वो प्रिंसिपल कहाँ का है। वो प्रिंसिपल CRPC में मिलेगा, या वो प्रिंसिपल आपको सिविल में मिलेगा, या फिर वो प्रिंसिपल आपको एविडेंस एक्ट में मिलेगा, या कहीं और मिलेगा, या फैमिली लॉ में मिलेगा। तो प्रिंसिपल को कनेक्ट करना सीखना होगा कि हम, अगर हम पहले से पढ़ के हैं तो हम ढूंढ लेंगे, और अगर हम नहीं पढ़े हैं तो नहीं ढूंढ पाएंगे। अब यहाँ पे जैसे म्यूचुअल डेट्स की बात है, प्लेंटिव डिफेंडेंट, अगर किसी को प्लेंटिव डिफेंडेंट का मतलब ही नहीं पता होगा, एग्जाम्पल होता है बहुत सारे लोग, हम लोग लॉ मतलब देखा है मैंने कि लॉ पढ़ने के बाद प्लेंटिव डिफेंडेंट भी नहीं समझ में आता है, तो अगर उसे प्लेंटिव और डिफेंडेंट भी नहीं समझ में आया तो वो कभी नहीं पता कर पाया कि CPC में मिलेगा ही, वो ढूंढता रह जाएगा दूसरे बुक्स में। तो यही बार एग्जाम का सबसे बड़ा खासियत है कि वो इतना सिंपल क्वेश्चन देता है, वो उससे पता कर लेता है कि बच्चा कितना जानता है। एकदम सिंपल ट्रिक है। अगर प्लेंटिव डिफेंडेंट जिसको पता होगा उसको CPC पता होगा, और जिसको CPC पता होगा तो तुरंत वो जाके अपना कंटेंट में देखेगा, कंटेंट में जाएगा, ये ढूंढेगा और उसको मिल जाएगा, राइट। नाउ आगे बढ़े। हाँ, अब लास्ट पार्ट में आ गए हैं, लास्ट पेज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ट्रिक बताऊंगा मैं, जो नहीं भी पढ़ा वो भी आंसर सही हो जाएगा। इसमें क्या ट्रिक है, इसमें क्या करता है, इसमें पूछता है विच करेक्ट और इनकरेक्ट पूछता है, इस पैटर्न पे। ये वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन पेपर पे ये वाला बहुत ज्यादा रहेगा। ये वाला क्वेश्चन कम से कम हमको लगता है 4 या 5 या 6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसमें। ऐसा पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फाउंड टू बी करेक्ट। पहला, all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provision of this part, shall to the extent of such inconsistency be void। अब ब्रैकेट में लिख दिया आर्टिकल 13(1) इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन में बता दिया कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, इस क्वेश्चन में बता दिया। कहाँ पे भी है वो भी बता दिया, आर्टिकल 13 में है। कुछ करना नहीं है, बस आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन लेना है, आर्टिकल 13 को खोल लेना है। आर्टिकल 13, अब इसमें जो लिखा है उसे मैच करा लेना है। इसमें वही लिखा 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, तो मेरा आंसर बी हो गया। कितना देर लगा, 10 सेकंड्स, 15 सेकंड्स में आंसर मिल गया, राइट। अब इससे थोड़ा हार्ड होगा, नीचे वाला क्वेश्चन बनाता है। इसमें क्या, इसमें बताया नहीं कौन सा एक्ट में। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 12, इसमें नहीं बताया कहाँ है,
ऊपर वाला में बताया था कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल बता दिया, नीचे वाला में नहीं बता रहा। ये पैटर्न मैंने सेलेक्ट किया इसलिए समझाने के लिए कि कैसे वो ट्रिक्स खेल सकता है बार काउंसिल एग्जाम में। पहला वाला में इजी था, बता दिया कि कौन सा बुक में मिलेगा, कौन से आर्टिकल में मिलेगा। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें नहीं बता रहा, इसमें खाली टॉपिक दे दिया हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ द पीपल। इसमें ये नहीं बताया कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा या कहाँ मिलेगा, इसमें आर्टिकल नंबर भी नहीं बताया। अब अगर कोई बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन कभी पढ़ा ही नहीं है, कभी भी नहीं पढ़ा है, तो वो बच्चा इसका आंसर कैसे निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। तो हाउस ऑफ द पीपल अगर मान लो वो बच्चा पढ़ा है, कम से कम कंटेंट्स को पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो क्या करेगा कि सीधा कॉन्स्टिट्यूशन लेगा, हाउस ऑफ द पीपल ढूंढेगा। कहां मिलेगा हाउस ऑफ द पीपल? पार्लियामेंट में। स्टेट लेजिस्लेचर हो गया। कहाँ पे चला गया? स्टेट आ गया, यूनियन, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट 31 पेज नंबर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कंसिस्ट ऑफ यानी कॉम्पोजिशन, ये वाला कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। तो हाउस ऑफ द पीपल अगर पता है मुझे कि कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, तो हम लोग सीधा वहीं पे पहुंचेंगे, और जब वहां पहुंचेंगे ये दोनों बात मिल जाएगी, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, राइट। अब इसमें एक बता रहा हूं कि अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया और हम लोग पता नहीं कर पा रहे कहाँ पे ट्रू है कहाँ पे फॉल्स है, तो इसका सबसे बेस्ट आंसर है कि जिस अगर यहाँ 3 स्टेटमेंट है 1 2 3, तो ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, जो भी क्वेश्चन आएगा ऑल आर करेक्ट। अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है और आप आंसर ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो उस जगह आप कुछ मत कीजिएगा, ऑल आर करेक्ट करके छोड़ दीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है बार काउंसिल में, इसलिए आपको कोई नुकसान नहीं होगा अगर गलत भी हो जाए तो। लेकिन ये ऑल आर करेक्ट अगर आप मारिएगा गेस वर्क में, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा अगर सही होगा। लेकिन ज्यादा चांसेस ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट रहता है सब में। अगर ये 2 स्टेटमेंट है तो बोथ आर करेक्ट, ऊपर वाला क्वेश्चन है भी बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। तो अगर 3 वाला स्टेटमेंट आए तो ऑल 3 आर करेक्ट, ठीक है। और एक आता ऑल ऑफ द अबव वाला हिसाब, तो वो स्टेटमेंट वाला जो ये पैटर्न का जो क्वेश्चन आएगा ना, अगर आप आंसर नहीं ढूंढ पाए तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट करके निकल जाइएगा, राइट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, अब ये वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। नो मनी इज आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया or the consolidated fund of the state shall be appropriated except। अब यहाँ पे एक टॉपिक दिया, यहाँ पे भी नहीं बता रहा कि कौन से एक्ट से है, कौन से कहां से है। तो यहाँ पे वर्ड यूज किया कंसोलिडेटेड फंड। तो कंसोलिडेटेड फंड कहाँ मिलेगा, कौन से बुक में मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। जो पढ़ा है वो तो बता देगा, जो नहीं पढ़ा वो तो ढूंढता रह जाएगा। तो इस तरह का कम से कम इतना बेसिक तो होना चाहिए कंसोलिडेटेड फंड के बारे में, या मतलब कंटेंट, जैसे मैंने कहा ना, एक बार खाली कंटेंट्स आप शुरू के 1 हफ्ते पढ़ लीजिएगा ना, सारे बैरक्स लेके। मकसद यही है मेरा बताना कि आप शुरू के 1 हफ्ते पहले बुक्स कलेक्ट कीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप उस हर बुक्स का कंटेंट्स को पढ़िए जरूर, एक एक वर्ड को कंटेंट्स को। तो आपके ब्रेन में वो पता चल जाएगा कि वो वर्ड कहाँ जा रहा है, कौन से बुक में ले जाएगा। तो कंसोलिडेटेड फंड जिसको पता होगा तो वो जान जाएगा कंसोलिडेटेड कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में है, सीधा वहीं पहुंचेगा। तो कंसोलिडेटेड वहां जाके पहुंचेगा, वहां देख लेगा ये 4 में से कौन सही है। तो अगर हम लोग पहुंचने का कोशिश करें तो हाँ, कंसोलिडेटेड फंड 266 फाइनेंस वाले ये में सीधा वहां पहुंचते हैं 114।
पेज नंबर 114। कंसोलिडेटेड फंड मिल नहीं रहा यार। सर आर्टिकल 266 सब क्लॉज 3 आई थी। हाँ, हाँ मिला? सर आर्टिकल मिल गया? 266 हाँ देखो मिल गया ना, तो आर्टिकल मेरा पेज नंबर भी 266 गड़बड़ हो गया। देखो मिला ना, एकदम नीचे में छोटा सा लिखा हुआ एक्सेप्ट हाँ इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, राइट? मिला? इतना छोटा सा लिखा हुआ है एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। तो अगर, तो यही बेसिक्स है किसी चीज को ढूंढना। तो जो क्वेश्चंस में नहीं मिलेगा तो आंसर पकड़ के भी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि कहां पहुंचना है। इसमें 4 वर्ड लिखा हुआ है ना, इन अकॉर्डेंस विद लॉ, रिकमेंडेड बाय पार्लियामेंट, ऑथराइज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, नन ऑफ देम। तो नन ऑफ देम को तो छोड़ दो, ये 3 को आप इस पैराग्राफ में ढूंढिए, 3 में जो मिल गया वही, और नहीं मिला तो नन ऑफ देम, राइट? तो एक बार मैं इस पैटर्न वाले को फिर से रिवीजन कर दूं। क्वेश्चन नंबर 1 पे ले आओ। इसको समराइज कर दे रहा हूं, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में मैं कैलकुलेशन वाला बात बताऊंगा। तो पहला ये जो पैटर्न है क्वेश्चन का, ये सिंपल एक्ट बता देगा, सेक्शन बता देगा, सब कुछ बता देगा। आप बस कंटेंट्स देखिए, आंसर लिखिए। पहला वाला क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। ये पैटर्न पे क्या करेगा कि अमेंडमेंट पूछेगा, जिसमें कि इंसर्टेड वर्ड होगा, ओमिटेड वर्ड होगा, सब्स्टिट्यूटेड वर्ड होगा, इनकॉर्पोरेटेड वर्ड होगा, कब हुआ, किस डेट में हुआ। तो वो आपको नीचे में एकदम बॉटम ऑफ द पेज में रहता है, नंबरिंग के साथ इस टाइप से। तो आपको वहां पे मिलेगा, बहुत छोटा रहता है, जिसको मतलब इग्नोर कर देते हैं लोग। ये हो गया। अब एक जैसे कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला है, ऑपरेशन वर्ड है, तो ऑपरेशन वर्ड की जगह दूसरे वर्ड भी लिख सकता है, फोर्स, इंप्लीमेंटेशन, कमेंसमेंट। तो वो कहाँ मिलेगा? आर्टिकल कोई भी सेक्शन 1 में, उसमें 3 चीज होता है, वो वाला। तो जिसमें फोर्स का डेट रहता है कि कब से ये लागू होगा, इनएक्टमेंट डेट अलग होता है और फोर्स डेट अलग होता है, जैसे इसमें देखो मार्किंग किया है मैंने। तो ये कमेंसमेंट क्लॉज में मिलेगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप किसी भी एक्ट को देख सकते हैं, आंसर मिल जाएगा उसमें। ये पैटर्न हो गया। अब दूसरा पैटर्न ये है कि एक्ट का नाम नहीं बता, जैसे क्वेश्चन 8 में एक्ट का नाम नहीं बताएगा, प्रिंसिपल दे देगा। उस प्रिंसिपल को अगर कुछ पता है तो आप उस सेक्शंस में पहुंच सकते हैं। जैसे डबल जेओपार्डी का डेफिनेशन अगर किसी को पता होगा तभी आंसर कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। रेस जुडिकाटा पता होगा तभी कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। प्ली बार्गेनिंग पता होगा तभी कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। आज जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, कोई एक्ट के बारे में नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, हम लोगों को ये पता करना है कि कहाँ कौन से बुक में है। तो प्लेंटिव डिफेंडेंट मिला, हम लोग पता कर लिए कि ये सीपीसी में है। तो जाहिर सी बात है सीपीसी में है तो उसके हम लोग रूल्स पढ़े होंगे, प्रिंसिपल पढ़े होंगे, सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल जो पढ़ा होगा वो तुरंत उसको आंसर दे देगा। तो ये पैटर्न जो है ना, ये क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया था बहुत ईजी है। तो इसी पैटर्न पे दूसरे क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको ये पता है कि उसको ढूंढना कैसे है, ये मतलब बार काउंसिल जो हमसे पूछना चाहता है इसी पैटर्न पे पूछेगा, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला पैटर्न है, ये वाला कि ऑल ऑफ द अबव विच वन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 11, 12 विच वन इज करेक्ट। तो इसमें ये जो लोग ढूंढ पाएंगे आंसर वो तो ढूंढ लेंगे, जो लोग नहीं ढूंढ पाएंगे उन लोगों के लिए यही मशवरा है कि ऑल ऑफ द अबव, ऑल आर करेक्ट, 1 and 2 सब करेक्ट। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, और ये मैक्सिमम सब में वही रहता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव और बोथ आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट करके निकल जाना, नेगेटिव मार्किंग होगा नहीं। अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो, अगर आप ढूंढ लें तो वेल एंड गुड। और फिर लास्ट जो है क्वेश्चन 13, इसमें क्या करेगा कि एक ऐसा टॉपिक दे देगा, एकदम ऐसा टॉपिक जिसको आम जिंदगी में लोग नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग अगर कॉलेज में थे तो कंसोलिडेटेड फंड मुझे नहीं लगता कि कॉलेज में पढ़े भी हम लोग। तो जो एक साइकोलॉजिकल बात है कि क्वेश्चन अगर हम अपने आप को ऐसे सोचे कि हम खुद क्वेश्चन सेट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, अगर हम ये सोचे कि हम क्वेश्चन सेट कर रहे हैं तो कैसे क्वेश्चन सेट करेंगे? वही क्वेश्चन हम लिखेंगे जो बच्चा नहीं पढ़ता है, जो ज्यादा चांसेस कम है, वैसे ही क्वेश्चन। बाकी कॉमन क्वेश्चन तो हर कोई पढ़ के आता है। तो इस तरह का भी टेक्निक होता है, जो लोग नहीं पढ़ते हैं वही क्वेश्चन आएगा। तो कंसोलिडेटेड फंड एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके अंदर एक पैराग्राफ में लिखा रहेगा इन अकॉर्डेंस विथ लॉ,
इस टाइप से। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करें रचित, सेकंड पार्ट बस हाँ, कैलकुलेशन वाला है, 5 से 6 मिनट लगेंगे, उसको बता दूंगा। एग्जाम कब है बार काउंसिल का, ये एग्जाम का, AIB का? सर 24 जनवरी। 24 जनवरी। तो 24 जनवरी यानी कि हम लोग के पास दिसंबर में मिल रहा है। सबके पास पेंसिल और पेपर है ना? लिखिए दिसंबर। दिसंबर में कितना दिन मिल रहा है हम लोगों को? आज 12 हो गया, 19 डेज। और जनवरी में कितना मिल रहा है हम लोग को? 24 को तो एग्जाम है, तो यानी 23 डेज। तो टोटल कितना डेज मिल रहा है हम लोगों को? 9 + 3 12 1 42 डेज। सही है कैलकुलेशन? हेलो, यस सर। 42 डेज आ रहा है ना? हाँ यस सर। तो 42 डेज आ रहा है। अब आप ये देखिए कि आपके पास सिलेबस में कितना एक्ट्स पढ़ना है। अगर आप एक दिन में एक एक्ट पढ़िएगा, क्या कवर होगा 42 डेज में? सिलेबस में कितना एक्ट है टोटल? 15-20 से 20 से कम नहीं होगा। 19। उसमें अच्छा, उसमें फैमिली लॉ लिखा होगा ना, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट लिखा है, हिंदू में पारसी मैरिज एक्ट लिखा है। सर इसमें से फैमिली लॉ लिखा है। हाँ, तो फैमिली लॉ में ये भी बता दे रहे हैं कि जब आप ये सेंट्रल सिविल एक्ट लीजिएगा तो इसमें क्रिश्चियन मैरिज एक्ट और पारसी मैरिज एक्ट भी कवर्ड होगा। तो यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप एज अ क्वेश्चनर सोचिए कि अगर आप खुद क्वेश्चन सेट कर रहे हैं तो आप फैमिली लॉ तो लिख दिए, तो क्रिश्चियन भी तो फैमिली लॉ, क्रिश्चियन एक्ट भी तो आएगा फैमिली लॉ में, पारसी वाला भी तो आएगा। ये वाला दोनों कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, ज्यादातर हिंदू लॉ पढ़ता है, मोहम्मदन लॉ पढ़ता है फैमिली लॉ पे। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट और पारसी मैरिज एक्ट कोई नहीं पढ़ता है। तो उसको वहां से क्वेश्चन आएगा जो अनकॉमन है। तो ये भी एक ट्रिक है जो मैं बता रहा था कंसोलिडेटेड फंड वाला। ये एक ट्रिक है कि जो नहीं पढ़ते हैं वही क्वेश्चन आएगा, तो उसका सोल्यूशन यहां मिलेगा सेंट्रल सिविल एक्ट में, क्योंकि ये कवर्ड कर देता है 101 क्वेश्चंस, 101 एक्ट्स। तो इसमें आपको अलग अलग बेयर एक्ट आपको लेने की जरूरत नहीं, तो एक आप इसको ले लीजिएगा तो कवर हो जाएगा। तो अब आप सोचिए कि आपको कितना एक्ट्स पढ़ना है। अगर हम टोटल जोड़े तो 20+ होगा। तो 20+ अगर मान ले, अगर हम 40 डेज माने मोटा मोटी हम लोग इसको, अराउंड 40 डेज अगर हम लोग इसको लें कि हमारे पास अवेलेबल डेज है और 20 एक्ट्स है मेरे पास पढ़ने के लिए। कैन यू इमेजिन कि एक एक्ट के लिए हमको कितना मिल रहा है? 2 दिन। अब बताइए कि क्या आप CPC 2 दिन में पढ़ लीजिएगा? क्या आप CRPC 2 दिन में पढ़ लीजिएगा? कॉन्स्टिट्यूशन 2 दिन में पढ़ लीजिएगा? एविडेंस पढ़ लीजिएगा? तो रीडिंग हैबिट कितना हाई करना होगा, कितना ज्यादा पढ़ना होगा, यू कैन इमेजिन। तो इसलिए आप टाइम मैनेजमेंट में इसको सबसे पहला काम जो है वो नोट डाउन कर लिया जाए। पेंसिल सबके पास है, पेपर सबके पास है। सबसे पहला काम ये करना है, बाय ऑल बेयर एक्ट्स। नंबर 1 विथ सेंट्रल सिविल एक्ट। सेंट्रल सिविल एक्ट एक आप ले ही लीजिएगा जो लेटेस्ट होगा, पुराना नहीं। हाँ, कहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में चेंजेस आ चुका है और भी बहुत सारे लॉज में चेंजेस आ चुका है, तो नया लीजिएगा, पुराना मत लीजिएगा। और क्वेश्चंस भी मुझे लगता है वही अमेंडमेंट से ही पूछेगा जो अभी नया हुआ है। तो अगर पुराना वाला अगर हम लेके जाएंगे तो अमेंडमेंट का आंसर गलत हो जाएगा, राइट। पहला काम यही है कि बाय ऑल बेयर एक्ट्स आप ले लीजिए। दूसरा काम क्या करना है कि जितने भी बेयर एक्ट से कंटेंट्स है, कंटेंट्स उनको आप येलो मार्क कर लीजिएगा। येलो मार्क ऑल कंटेंट्स। एग्जांपल में दिखा रहा हूं किस तरह से करना है। इस तरह से हेडिंग्स को, ये सेकंड काम करना है आपको। कंटेंट्स को आप कर लीजिएगा। तीसरा,
जो बेसिक प्रिंसिपल है, जैसे कि डबल जेओपार्डी, RSGD काटा, प्ली बार्गेनिंग, सेट ऑफ रूल्स, जो एग्जाम्स में हम लोग दे चुके हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सब आ ही जाता है, थर्ड ईयर तक बेसिक प्रिंसिपल बता ही दिया जाता है। तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल जो है उनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल पता रहेगा तभी पता रहेगा कि कौन से एक्ट में हमको ढूंढना है, राइट। चौथा काम ये करना है, इन्होंने लिखा है पब्लिश प्रोफेशनल बुक कॉस्ट इज अराउंड 1100। अच्छा, मेरा भी प्रोफेशनल का ही है, हाँ, सिविल एक्ट्स। रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाना होगा, टाइम बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, लगभग में हम लोग तैयार हो गए कि हम लोग एग्जाम हॉल में जा सकते हैं। अब आइए हम लोग जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वहां टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। सबसे पहला काम जो कोई करना है, तो याद रखिएगा आप लोग को घड़ी पहन के जाना है, घड़ी। मोबाइल अलाउड नहीं होगा, टाइम आप देख नहीं पाइएगा, और OMR शीट है, पता नहीं चलेगा टाइम कब खत्म हो गया। तो सबसे पहला रिस्ट वॉच जरूर पहनिएगा, ईच एंड एवरी वन, नहीं तो टाइम पता नहीं चलेगा कहाँ पार हो गया। मोबाइल में आदत हो गया ना देखने का, अब तो रिस्ट वॉच कोई पहनता नहीं है, मोबाइल पे आदत हो गया, तो वहां पे वो मिस्टेक करता है, उसको पता नहीं चलता टाइम हम कैसे मैनेज करें। एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा वक्त लगा देता है, दूसरे क्वेश्चन के लिए खत्म हो जाता है। तो सबसे पहला काम करना है कि रिस्ट वॉच आप लेके जाइएगा। दूसरा काम ये करना है कि जो आपको क्वेश्चन पेपर देगा उसमें सबसे पहला पेज में इंस्ट्रक्शंस होता है, उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इंस्ट्रक्शन, रीड द इंस्ट्रक्शंस एकदम केयरफुली। उसमें बहुत सारी बातें रहती हैं कि कौन सा पेन यूज करना है, ब्लैक, ब्लू, मार्किंग ब्लेड यूज नहीं करना है, मार्कर यूज नहीं करना है। अक्सर लोगों का मार्क्स इसी में कटता है, जो लोग इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते हैं। इसलिए मैंने OMR शीट को शेयर किया है, ताकि आप घर में पहले प्रैक्टिस कर लीजिए OMR शीट को, ताकि वहां पे आपको अननोन ना लगे, मतलब ऐसा ना लगे कि अरे पहली बार देख रहे हो OMR शीट और वहां गलती कर दे। तो यहाँ गलती जो करना है घर में ही करना है, वहां जाके नहीं करना है। तो OMR शीट को भरने में भी बहुत टाइम लगता है, राइट। अब 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चंस को आप बताइए OMR शीट का आप मार्किंग कर रहे हैं, एक को करने में कितना देर लगेगा? रचित, कैन यू गेस? एक को मार्क करने में कितना सेकंड लगेंगे या मिनट लगेंगे? सर आई थिंक 3 आवर्स का पेपर है और 100 क्वेश्चन है, लेस देन 1 मिनट मुझे लगता है। एक मिनट में क्योंकि सर OMR नहीं पूरा OMR शीट, सॉरी सर, पूरा OMR शीट में तो मुझे लगता है सर आधा घंटा लगता है सर। मैंने UPSC का दिया है, मुझे आइडिया है इसका। हाँ। लास्ट के 30 मिनट्स ना पूरा लगता है OMR शीट भरने में, तो इतना इसमें भी लगेगा मुझे ऐसा लगता है। 100 क्वेश्चन है ना, एक को करने में 30 सेकंड से कम तो नहीं लगेगा, क्योंकि इसको धीरे धीरे करना होता है, ज्यादा करने से खराब हो जाता है वो। तो अगर एक में 30 सेकंड्स लग रहा है तो आपके पास 100 क्वेश्चन है, तो कितना लगेगा? 50 मिनट्स लगभग, 30 मिनट्स कितना आया 30 सेकंड के हिसाब से, मतलब 1 मिनट में 2, 30 सेकंड 1 मिनट में 2 क्वेश्चंस को हम मार्क कर रहे हैं। तो 100 क्वेश्चन कितना लगेगा? 50 मिनट्स। तो 50 नहीं, चलो थोड़ा सा और स्पीड कर दिया तो 40 मिनट्स तो कहीं नहीं गया है, आराम से, यानी 30 मिनट्स प्लस लगेगा। एवरेज में 30 मिनट्स प्लस लगेगा। तो आपका आधा घंटा तो खाली मार्किंग करने में चला गया, क्वेश्चन कहाँ ढूंढिएगा, आंसर कहाँ ढूंढिएगा? आपका तो आधा घंटा 30 mention it, I mean the chairman sahab can mention in the group itself the bare acts which we have to carry and the other books if anything recommended by you. So we carry only bare minimum which is required. We don't carry along some 50 kg of books, you know. So please guide us properly which bare act exactly we carry and which is the civil, like you mentioned, professional that book. The best is yeah. That I understood. Besides this, it contains all the acts at least, and then CPC, CRPC, Constitution, you know that, all that evidence. Just the basic. If list can be shared by the chairman later on in the yes, I request Rachit to make a list of all the bare acts for the people, so that they can buy the books. Sure sir, मैं एक पूरी लिस्ट बना के शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। It will be helpful for everyone, and will achieve the goals of the objects of the Visionary India to help people and grow people. Yes, sure. It will help. And this session, I congratulate Rachit. Everyone should congratulate Rachit that he has taken this
द बेस्ट टॉपिक इन इंडिया इन टुडेज टाइम, कि अभी जो बच्चों को जरूरत था वो सबसे बेहतर था। और ये टॉपिक अभी किसी ने अभी तक नहीं किया ये वेबिनार, और इससे उम्मीद है कि लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से एग्जाम में हम लोगों को करना है। और थैंक जो यू सो मच प्रेशर सर, होता है आपने बाहर आइडिया एग्जाम, दिया था। हाँ सर, हाँ थैंक यू सो मच सर, कम से आपने कम आइडिया दिया था तो ये हो पाया। एक्सेप्टेंस भी तो तुमने ही किया ना, तुमने तो तुरंत उसको एक्सेप्ट हाँ भी सर, किया और उसमें काम भी किया, तुमने रात भर यस सर, उतना मेहनत किया। तो नाउ वी आर इन द यस, थैंक यू। कंक्लूडिंग पार्ट। रचित, शुड वी कंक्लूड? हाँ यस सर, श्योर। इफ सर अगर किसी को यस। कोई डाउट होगा तो हम लोग ग्रुप में पूछ लेंगे और फिर आप वहीं पे आंसर दे देंगे या फिर मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, वो लास्ट का जो फोटो सेशन था वो करवा लिया रचित? हाँ सर, फोटो सेशन मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया है मैंने। अब एक्चुअली में मेरे और आपके अलावा किसी की वीडियो ऑन नहीं है, तो हम लोगों का पूरा एक मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके ग्रुप में शेयर कर दिया है। तो अगर एक अच्छा, बार सब लोग अगर हो पाए तो अगर वीडियो ऑन कर दे तो मैं एक बार वो भी स्क्रीनशॉट ले लूंगा अगर हो पाए बोल दो तो। सबको, हाँ बोल दो सबको। हाँ अगर मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो जो जो मतलब अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं एक बार कर ले, तो हम इसका फोटो ले लेते हैं एक बार। आप लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। सारे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। जब तक ये लोग वीडियो ऑन कर रहे हैं, मैं कुछ बात कंक्लूजन में बोलना चाहता हूँ कि ये जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का जो ये जो एग्जाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइकोलॉजिकली भी और प्रोफेशनली भी। जब आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा ना एग्जाम पास होने के बाद, तो जो कॉन्फिडेंस में बूस्टअप होगा ना, उसका कोई कीमत नहीं है। मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा इस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलने के बाद आपको। इसलिए इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कोशिश कीजिएगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर ले। सेकंड अटेम्प्ट वाला हिसाब मत लगाइएगा। जो करना है अभी ही करना। 40 डेज है अपने पास, बहुत इनफ है। ट्रिक्स हम लोग सीख चुके हैं, बस थोड़ा सा रीडिंग हैबिट को बढ़ाना है और इसको कंप्लीट कर ही लेना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। यू विल बिकम अ लॉयर, एडवोकेट, आप ऑल इंडिया एडवोकेट बन जाइएगा आप। आपका लाइसेंस, आप कहीं भी किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो सोच लीजिए कितना बड़ा बूस्टअप मिलेगा आपको कॉन्फिडेंस में। तो इसलिए इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कोशिश कीजिएगा। और 40 डेज अगर कोई इंटर्नशिप किसी लॉयर के साथ कर रहे हैं, मेरा पर्सनल एडवाइस है, मे भी डिसएग्री, आप लोग डिसएग्री कर सकते हैं इससे, लेकिन मेरा जो पर्सनल एडवाइस है कि अगर कोई इंटर्नशिप कर रहा है पहले से किसी एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट के साथ, और अगर वो छुट्टी नहीं दे रहे तो आप छोड़ दीजिएगा वहां। जस्ट फोकस ऑन योर एग्जाम, क्योंकि इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ये एग्जाम आपके इंटर्नशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 40 डेज में कुछ नहीं होता। 40 डेज का आप लीव ले लीजिए, सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, देयरफॉर आई वांट लीव 40 डेज, तो वो दे देंगे, वो मिल ही जाएगा। ऐसा कोई इशू नहीं है। लॉयर्स लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, सीनियर लॉयर्स। तो आपको मिल जाएगा। आप एकदम इंटर्नशिप छोड़कर आप इसको 40 डेज पढ़िए, क्योंकि इसमें कम से कम मिनिमम मुझे लगता है कि 20 एक्ट है। अगर हम सीपीसी सब पढ़ना शुरू करें आज, तो 3 से 4 दिन सिर्फ सीपीसी का कंटेंट्स पढ़ने में लग जाएगा, समझने में लग जाएगा। तो आप अपने टाइम मैनेजमेंट को समझते हुए इसको आप एकदम दिन कम से कम 6 घंटा से तो कम मिनिमम ना ही पढ़े। 6 आवर्स प्लस, 6 आवर्स प्लस कम से कम पढ़ना होगा। 3 सुबह 3 शाम, और अगर पढ़ ले तो 3 3 3, यानी ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर 3 3 3, 9 आवर्स पढ़ लीजिए। आ गया सबका स्क्रीन में?
सर मैं अभी जितने लोगों ने ऑन किया है मैं उतने लोगों का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ फिर। हाँ ले लो। और बाकी ये ग्रुप चालू रहेगा जब तक एग्जाम नहीं खत्म हो जाता। तो किसी को भी कोई भी दिक्कत होगा तो ग्रुप में बेझिझक आप सवाल कर सकते हैं, और जो भी मटेरियल्स मैं प्रिपेयर करूंगा वो मैं ग्रुप्स में दे दूंगा, वो आ जाएगा ग्रुप्स में। किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो आप भेज सकते हैं ग्रुप्स में। तो ये चालू रहेगा ग्रुप्स टिल 40 डेज तक ये चालू रहेगा। उसके बाद जब हम लोग दूसरे टॉपिक्स में आएंगे तो फिर उस वेबिनार के बात होगी उसमें। फिलहाल लेकिन फोकस एग्जाम रहेगा। सर हो गया, स्क्रीनशॉट तो ले लिया मैंने। थैंक यू एवरीवन। सर एक क्वेश्चन आया है, बस आप इतना बता दीजिए कि हाँ, बोलो। सर आफ्टर एनरोलमेंट टिल व्हेन वी कैन गिव द एग्जाम? 3 साल प्रोविजनल मिलता है स्टेट से, 3 इयर्स। आपको 3 इयर्स के अंदर Okay. आपको बार काउंसिल का एग्जाम दे देना है AIB, नहीं तो फिर आपको एक्सटेंशन लेना होगा स्टेट बार से। ओके सर, ओके। अंशिका आप कंक्लूड कर दीजिए वेबिनार सेशन। Yes, sir. So as we have come to the end of the webinar, I would like to thank Advocate Sultan Khan sir for telling us the strategy of the All India Bar Examination. And also I would like to thank everyone in the audience for patient listening. Last but not the least, I would take immense pleasure in thanking the entire team of Visionary India for making this webinar a great success. Thank you all. थैंक यू। Thank you so Thank much, you so sir. much, guys. Thank you so थैंक much. यू, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. You can leave the webinar.